नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और होली के जस्ट अगले दिन यानी कि 26 मार्च 2024 को जो भी प्रमुख न्यूज़ है उस पर हम लोग आज कवर करने वाले हैं पूरे सेगमेंट में। और पुनः एक बार आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अब वापस आएंगे अगर हम लोग अपने करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर, तो दैनिक समसामयिक की हिंदी अखबार 2023 के भीतर जो आज यानी कि 26 मार्च की प्रमुख न्यूज़ है उसमें हम लोग बात करेंगे बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को पहली बार प्रथम वैश्विक समानता अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है और इस पर विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। साथ में बात कर लेंगे ऑपरेशन संकल्प के बारे में। उसके अलावा बात करेंगे कि शरद कमल जी जो हैं इनको पेरिस 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है वहां पर भारत के ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया गया है। साथ में मैरी कॉम जो है, मैरी कॉम को भी इसमें शामिल किया गया है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बनने ही जा रहे हैं, इस पर हम लोग विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। और एक क्षुद्र ग्रह का नाम, क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉइड जो होता है, इस एस्ट्रॉइड का नाम बेंगलुरु के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा गया है। तो आज की इन प्रमुख न्यूज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो स्टिल यदि आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स न्यूज़ पर। सबसे पहले यदि बात की जाए तो वीना अग्रवाल जी और जेम्स बॉयस जो है इनको प्रथम वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि वैश्विक असमानता जो टर्म है ये किस बात को डिनोट करती है। देखिए, शब्द में लिखा है इनइक्वालिटी। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो इनइक्वालिटी कहां पर हो सकती है? इनइक्वालिटी हो सकती है, सोशल इनइक्वालिटी हो सकती है, रिलीजियस इनइक्वालिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हो सकती है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पूरे विश्व भर में जो एक गैप रहा है इन बिटवीन कि समाज में जो है किसी को इक्वल समझा जा रहा है, किसी को अनइक्वल समझा जा रहा है, तो उस अनइक्वालिटी के बीच के गैप को दूर करने के लिए जो है यहां पर कार्य किया जाता है। अगर मैं दूर न जाऊं और भारत के संविधान की भी बात करूं तो भारत के संविधान में जब आप लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो उन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है इक्वालिटीज जो है, राइट टू इक्वालिटीज हमारे पास दी गई है, मतलब इनइक्वालिटीज को दूर करने का काम किया गया है। आर्टिकल 14 एक बार याद करिए, और आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड द इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होना चाहिए। तो यहां पर जो है समानताओं की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स जो है इसके बारे में बात की गई, जिसमें रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है इस आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में हम लोग देखते हैं दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन में अवसर की समानता होनी चाहिए। वहीं आर्टिकल 17 की बात करें दैट इज रिलेटेड टू द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत होगा। और अंत में बात करें अनुच्छेद 18 के भीतर तो अनुच्छेद 18 में बात की गई है द प्रोहिबिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत किया जाएगा, ठीक है, अबॉलिश किया जाएगा उपाधियों को। तो जहां एक और भारत का संविधान अपने देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार के भीतर समानता देता है, इनइक्वालिटीज को दूर करता है, तो वहीं वैश्विक स्तर पर हर देश के द्वारा या चार्टर्स के फॉर्म में जो है अनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसी प्रयास में वर्ष 2024 का जो हमारे पास में वैश्विक यानी कि ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड है, इससे जो है सम्मानित किया गया है वीना अग्रवाल जी को और जेम्स बॉयस जो है इनको इनके सामाजिक और पर्यावरणिक असमानताओं के क्षेत्र में उनके जो उत्कृष्ट कार्य है, जो अभूतपूर्व कार्य है, उसके लिए इनको सम्मान दिया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता के मुद्दों को समझने और संबोधित करने में उनके असाधारण योगदान के लिए इनको दिया गया है वीना अग्रवाल जी को और जेम्स बॉयस को। वीना अग्रवाल जो है ये मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट के रूप में लैंगिक असमानताओं, पर्यावरण शासन, पारिस्थितिकी, नारीविद और पर्यावरण असमानताओं पर अग्रणी कार्य की जो है लेखिका है। अगर इनकी बात करें तो ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में जो है ये इकोनॉमिक्स के साथ साथ में जो लैंगिक यानी कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज हैं इनके खिलाफ काम कर रही हैं, ठीक है। पर्यावरण की बात करें, इन्वायरमेंट में जो है इन्वायरमेंटलिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं, तो इन्हें इस सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग जेम्स बॉयस की बात करें तो जेम्स के बॉयस जो हैं ये मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्री, ही इज आल्सो एन इकोनॉमिस्ट, सामाजिक असमानता यानी कि सोशल इनइक्वालिटीज और पर्यावरण की गिरावट के बीच के संबंधों पर जो है मौलिक कार्य करने के लिए अग्रसर रहे हैं, हमेशा से तत्पर रहे हैं। और इन्होंने जो है पर्यावरणीय राजनीति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को संरक्षित करने में जो है एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस कार्य के चलते जो है इन दोनों को यह पुरस्कार मिला है।
दोनों पुरस्कार विजेताओं को वर्ष 2024 की शरद ऋतु और बसंत में जो इस पेरिस में होने वाले सम्मेलन में अपने पुरस्कार प्राप्त करने और अपने काम का अवलोकन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो कि साइंस पो की जो है साइंस जो है ना, साइंस पो की सामाजिक पारिस्थितिक संक्रमण यानी कि SET पहल के संयोजक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस बार जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में जो ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वहां पर बीना अग्रवाल जी और जेम्स के बॉयस यानी कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एम्सहर्स्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पर जो है कार्यरत है, और इनको जो है ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड वर्ष 2024 से सम्मानित किया गया है, और ये दोनों जो है को विनर्स के रूप में आप लोग जान सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज की एक अहम और दूसरी महत्वपूर्ण खबर पर, जिसके अंतर्गत जो है ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले बीते कई दिनों से 100 से अधिक दिन यहां पर पूरे हो चुके हैं, और इसमें देखा जाए तो जो गल्फ ऑफ आडन है यानी कि जो आदन की खाड़ी है, इस आदन की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प ने पिछले 100 दिन में लगभग जो है 5000 लोगों, 21 जहाजों और 900 घंटे के समुद्री निगरानी विमानों की तैनाती इसमें शामिल की है, और यहाँ पर जो है राहत कार्य या बचाव कार्य चलाए है, जिसके लिए जो है यहाँ पर आप लोग जान सकते हैं कि जो आदन की खाड़ी है, इस आदन की खाड़ी में इधर की तरफ चलेंगे रेड सी वाला जो पार्ट है, तो लाल सागर और आदन की खाड़ी वाला जो ये भाग है, यानी कि आप लोग यहां पर अगर वर्ल्ड मैप की तरफ जाए तो वर्ल्ड मैप में जो है ये अरेबियन ओशन से होते हुए जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यमन और ये जो इथियोपिया सोमालिया के बीच वाला पार्ट है, यहां पर जो है यमन की खाड़ी है, और उसके अगर आप लोग एशिया और अफ्रीका के बीच में चले तो यहां पर लाल सागर यानी कि रेड सी है। और इसी समय यहां पर जो लगातार कंडीशंस ये आप लोग देख सकते हैं, हालात जो बिगड़े हैं, जैसे बात करें तो 14 दिसंबर को जो है हाईजेक हुआ था यहाँ पर MV रुएन का, जिसको जो है अभी मैंने प्रीवियस एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने कहा कि भारतीय जो हमारी नौसेना है, नेवी है, इसने जो है ऑपरेशन चलाने के बाद जो है MV रुएन जो है इसके सफलतापूर्वक जो हाईजेक करने वाले जो लोग हैं उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। 4 जनवरी को जो है हाईजेक हुआ था MV लीला नॉरफॉक में, ठीक है। यहीं पर जो है 27 जनवरी को हाईजेक हुआ था धो, जो श्रीलंका है, धो श्रीलंका में जो है हाईजेक हुआ था। तो मतलब बहुत सी ऐसी समस्याएं रही है जहां पर लगातार भारतीय सेना के द्वारा, हमारी जो समुद्री सेना नौसेना है, ठीक है, नेवी है, उसके द्वारा जो है बचाव कार्य, राहत कार्य वहां पर जो है शुरू किए गए हैं। अगर ऑपरेशन संकल्प की बात करें तो ऑपरेशन संकल्प में जहाज रुएन को सुरक्षित करने के लिए विध्वंसक INS कोलकाता के द्वारा 40 घंटों का ऑपरेशन भी शामिल है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है, जिसने जो है लगभग सोमालियन जो 35 लुटेरे थे, डाकू जो थे, समुद्री डाकू, इनको जो है आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने पर मजबूर किया था, और जो 17 यहाँ पर चालक दल थे उनको जो है फ्री करवा दिया था या रिलीज किया था। ये सब इसी ऑपरेशन संकल्प के भीतर जो है मौजूद था। इस ऑपरेशन को, ऑपरेशन संकल्प को भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर की दूरी पर IAF C-17 विमान के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें मरीन कमांडो और जो लड़ाकू नाव है, इन लड़ाकू नाव को जो है यहाँ पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था या गिराया गया था। भारतीय नौसेना जो है क्यों लगातार लाल सागर, अरब सागर, हिंद सागर आदि क्षेत्रों में जो है सतर्क क्यों है, इस बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप जानते हैं कि रेड सी यानी कि लाल सागर और आदन की खाड़ी और जो मध्य तथा उत्तरी अरब सागर है, यानी कि जो हमारे पास में अरब ओशन है, मिड अरब ओशन की बात करें, नॉर्दर्न अरब ओशन की बात करें, तो यहाँ पर जो है लगातार अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन जो है, इसके गुजरने वाले जो व्यापारिक जहाज, इन पर हमले की घटनाएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। उदाहरण के रूप में मैंने जैसे आपको बताया है कि जो MV रुएन है, इस पर समुद्री डकैती की घटना जो है भारतीय तट से लगभग 700 समुद्री मील यानी कि जो हमारा नॉटिकल माइल वाला पार्ट है वहां पर जो है देखी गई थी। इसके अलावा हिंद महासागर, भारत जो है हिंद महासागर क्षेत्र की सबसे बड़ी नौसेना शक्ति के रूप में जानी जाती है, और इसलिए भारतीय नौसेना की यह जिम्मेदारी भी बनती है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र को स्वतंत्र करे, खुला यानी कि ओपन रखे, समावेशी और जो है नियम आधारित क्रम में सुरक्षित रखे, संरक्षित रखे, और उसके लिए जो है स्थिर बनाए रखे, यानी कि वहां पर स्टेबिलिटी जरूरी है। जो इंडियन ओशन है, अरब ओशन है, आडन की खाड़ी है, यानी कि जो भारत का हिंद महासागर वाला जो भाग है, वहां पर भारत के द्वारा जो समुद्री मार्ग से जो व्यापार हो रहा है उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी ली जाती है, क्योंकि भारत की जो नौसेना है वो सबसे बड़ी जो है नौसेनाओं के रूप में और सबसे सक्रिय नौसेनाओं के रूप में विश्व भर में प्रख्यात है।
हाल के हमलों के कारण जहाजों को केप ऑफ गुड होप, यानी कि जो हम लोग जो है साउथ अफ्रीका चले, दक्षिण अफ्रीका, तो वहां पर जो केप ऑफ गुड होप है, इस केप ऑफ गुड होप मार्गों का अनुसरण करना पड़ा है, जिसमें 40 से 50% तक की जो कंपनियां हैं इन्होंने केप ऑफ गुड होप के माध्यम से अपने शिपिंग मार्ग को जो है फिर से बदल दिया है, जो कि मतलब ग्लोबल कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्लोबल ट्रेड के लिए जो है एक संकट बताया जा रहा है। इसके अलावा लागत जो बीमा दरें हैं ये जो है लगातार बढ़ाई जा रही हैं, ये भी एक समस्या है, इसके लिए सक्रिय होना अनिवार्य है। लाल सागर को उच्च जोखिम क्षेत्र के रूप में जो है घोषित किया जा चुका है। उच्च जोखिम यानी कि हाई रिस्क एक जो है एरिया के रूप में घोषित किया जा चुका है, जिसके साथ जो बीमा दरें हैं वो लगभग 35 से 40% बढ़ जाएंगी और जो है कंटेनर की लागत भी लगभग $500 से लगभग $2000 तक बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्लोबल कह लीजिए इन्फ्लेशन है, वैश्विक जो महंगाई है, इसका भी एक कारण बन सकेगी। समुद्री घटना को भारतीय EEZ यानी कि जो इकोनॉमिकली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है, लगभग 200 समुद्री मील यानी कि नॉटिकल माइल्स के करीब स्थानांतरित करना और इसलिए तट को सुरक्षित करने के लिए जो है EEZ की प्रभावी निगरानी रखना ये अनिवार्य है। इसलिए भारतीय नौसेना लगातार सक्रिय बनी हुई है। तो इस हिंद महासागर में तेल के प्रवाह के लिए संचार के समुद्री मार्गों के रूप में महत्वपूर्ण इसको माना गया है और कुल तेल का लगभग 40% जो है वो अरब सागर के माध्यम से ही जो है भारत की ओर पहुंचाया जाता है, इसलिए यहां पर अनिवार्य है समुद्री सुरक्षा। तो भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को क्यों अधिक सक्रिय होना है, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार में चर्चा की है। तो ये आज की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज थी। अब हम लोग जो है इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए तीसरी प्रमुख न्यूज पर बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 जो है इसमें ओलंपिक खेल का आयोजन होने वाला, और ये जो ओलंपिक खेल होगा ये जो है कहां पर, दैट इज पेरिस। तो पेरिस में जो है ये ओलंपिक खेल होने वाला है। तो अगर पेरिस ओलंपिक खेल की बात करें तो भारत के लिए जो ध्वजवाहक होंगे, देखो भारत का ध्वजवाहक होना, भारतीय झंडे को लेकर जो है पेरिस ओलंपिक में सबसे आगे चलना और भारतीय झंडे को फहराते हुए चलना, ये एक गर्व का बात है पूरे भारत देश के लिए। और स्पेशली बात करें तो 2 बार के कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन रह चुके और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हमारे भारतीय टेबल टेनिस के सबसे अनुभवी खिलाड़ी यानी कि शरद कमल जो है, ये शरद कमल आने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। ओलंपिक खेलों में टॉर्च बियरर या ध्वजवाहक जो होता है ये एक सिंबॉलिक लीडर होता है, जो कि उद्घाटन समारोह में परेड के दौरान किसी भी देश के प्रतिनिधि मंडल को मार्क करने वाला पहला व्यक्ति होता है। यानी कि अगर इंडिया के वहां पर खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे तो भाई उनका जो मार्क रीडर होगा, उनका जो पहला व्यक्ति होगा जो कि प्रतिनिधि मंडल को या जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है साथ में लेते हुए चलेगा, तो वह व्यक्ति जो है परेड के दौरान गर्व से देश का झंडा ऊंचा करता है, झंडा लहराते हुए जो है आगे बढ़ता है। शरद कमल ओलंपिक्स में भारत के 19वें ध्वजवाहक के रूप में जो है शामिल होंगे, 19वें ध्वजवाहक होंगे ओलंपिक्स में। और अगर एथलीट हम लोग पूर्मा बनर्जी की बात करें तो पूर्मा बनर्जी एंटवर्प जो है इन्होंने वर्ष 1920 में भारत की पहली ओलंपिक ध्वजवाहक के रूप में अपने आप को जो है दर्ज किया था। जबकि बॉक्सिंग की दिग्गज हम लोग जानते हैं मैरी कॉम जी, और जो है पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जी, इन्होंने जो है टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भारत के ध्वजवाहक के रूप में भूमिका निभाई थी। तो हम लोग ने इसमें तीनों चीजें कवर की हैं। सबसे पहले कि अभी वर्तमान में जो 19वां जो है ओलंपिक खेल होगा उसमें जो है ध्वजवाहक के रूप में जो जाने गए हैं वो है शरद कमल जी। पहली बार 1920 में जो है पूर्णिमा बनर्जी जो है इन्होंने ध्वज लहराया था, और टोक्यो वर्ष 2020 में जो हुआ था उसमें जो है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह जी और बॉक्सिंग चैंपियन जो है मैरी कॉम जी ने झंडा जो है यहाँ पर भारत के लिए फहराया था। इसके अलावा वर्तमान में 2024 पेरिस की बात करें तो मैरी कॉम जो है पेरिस में भारतीय दल के लिए शेड डी मिशन की जो है जिम्मेदारी संभालेंगे, और वहीं लुग और विंटर ओलंपिक जो है शिवा केशवन रेड्डी को डिप्टी शेफ डी मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यहां पर बात करें कि शेफ डी मिशन का अर्थ क्या है, तो शेफ डी मिशन का अर्थ होता है दैट इज जो मिशन का प्रमुख होता है, हेड ऑफ द मिशन जो है। और मिशन का जो इसमें प्रमुख की बात कर रहे हैं यानी कि शेफ डी जो है ये ओलंपिक मिशन के दौरान पूरी टीम के प्रवक्ता के रूप में जो है शामिल होते हैं, टीम को गाइड करते हैं, और वे जो है टीम के एक संरक्षक के रूप में, ही इज लाइक जो उनको गार्ड करेगा, जो प्रोटेक्ट करेगा, तो संरक्षक, समर्थक और चेयर लीडर के रूप में जो है शामिल होता है, उसकी भूमिका निभाता है, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है वो है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन की रक्षा करना और टीम को जो है और अधिक इनकरेज करना, प्रेरित करना। लंदन 2022 में एयर राइफल्स में कांस्य पदक जीतने वाले जो गगन नारंग जी हैं, इनको जो है शूटिंग रेंज में जो है भारत के संचालन की जो है देखरेख का जिम्मा सौंपा गया है पेरिस 2024 के लिए।
ये तो है वर्तमान में जो न्यूज़ चर्चा में है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हैं ये 2024 में कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये जो है फ्राइडे 26 जुलाई वर्ष 2024 से स्टार्ट होंगे और लगभग संडे जो है 11 अगस्त 2024 तक चलेंगे। तो जुलाई से लेकर अगस्त तक जो है ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। और ओलंपिक गेम्स के अगर हम लोग विशेषताओं की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल जो है कह लीजिए खेल है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है जो कि प्रत्येक 4 साल में जो है एक बार होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हर जो है 4 साल में एक बार ओलंपिक्स गेम्स होते हैं। पिछला 20 को हुआ था टोक्यो में, इस बार जो है पेरिस में जो है इस बार 24 का हो रहा है। ओलंपिक का लक्ष्य यह है कि खेल के माध्यम से जो है जो मानव है इसको और अधिक विकसित करना है और ग्लोबल पीस को, आप जानते हैं कि जो यूनिटी का कंसेप्ट है वो जो है खेल जगत से जुड़ा होता है। चाहे हम लोग किसी भी खेल की बात करें तो वो जो है खेल से क्या होता है कि देशों के बीच में यूनिटी यानी कि पीस को, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का भी मूल है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, तो इंटरनेशनल पीस जो है वो खेल से भी जुड़ जाता है। ओलंपिक में शामिल जो है क्या क्या होता है, उसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल होते हैं और युवा जो है ओलंपिक खेल शामिल होते हैं। ओलंपिक्स की शुरुआत की बात करें तो हालांकि इसका इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम लोग बात करें तो आज से लगभग 3000 साल पहले जो है, जो एंशिएंट टाइम में जो ग्रीस था, इस ग्रीस में जो है पेलोपोनेस क्षेत्र में कहा जाता है कि सबसे पहले जो है पेलोपोनेस, ठीक है, पेलोपोनेस क्षेत्र में सबसे पहले इन खेलों की जो है शुरुआत हुई होगी। उस समय रूपरेखा कुछ अलग रही होगी, आज जो है रूपरेखा कुछ अलग रही होगी, ठीक है। सटीक आरंभ की बात करें तो ये अभी भी हम लोग ये नहीं कह सकते कि किस डेट को ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो है ऐतिहासिक अभिलेख अगर हम लोग उठाकर देखें, हिस्टोरिकल कुछ इंस्क्रिप्शंस को उठाकर देखें तो उसमें लगभग 776 ईसा पूर्व 776 बीसी लगभग इसके आसपास में जो है इस खेल की आरंभ मानी जाती है। और वर्तमान स्वरूप इसके बात करें तो पियरे डी कुबर्टिन की योजना के आधार पर जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है, आधुनिक मतलब मॉडर्न जो ओलंपिक्स की हम लोग बात करें, इसकी शुरुआत 1896 में जो है एथेंस में यानी कि ग्रीस में जो है हुई थी। इसलिए हमने कहा कि इसका जो प्रारंभ माना गया है वो ग्रीस से माना गया है, एथेंस जो है यहां से इसकी शुरुआत हुई थी। अब हम लोग यदि चर्चा करें कि जो ओलंपिक्स है, इस ओलंपिक्स का जो सिंबल है, जो लोगो है, वो है ओलंपिक रिंग्स। ये सवाल ऐसे ही पूछ लेता है कि ओलंपिक रिंग्स में कुल कितनी रिंग्स है। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 5 रिंग्स है। और जो 5 रिंग्स है ऐसा संभवतः माना जाता है कि ये जो है कॉन्टिनेंट्स को, जो हमारे महाद्वीप हैं, अलग अलग जो है महाद्वीप हैं, इनको रिप्रेजेंट करता है। हालांकि इसकी सही व्याख्या नहीं है। अगर इसकी वास्तविकता देखी जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय जो है पीस को, या कह लीजिए कि देशों के बीच में जो झंडों का जो कलर है उनको रिप्रेजेंट जरूर करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहेंगे कि ये डिनोट करता है किसको, दैट इज कॉन्टिनेंट्स को या महाद्वीप को। लेकिन फिर भी माना जाता है कि इसमें जो ये नीला कलर है ये ओशिनिया के पार्ट को कवर करता है। ओशिनिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, पॉलिनेशिया, ठीक है, माइक्रोनेशिया, तो ये यहाँ पर जो है इन सबको डिनोट करता है। काला जो रंग है इसमें ये अफ्रीका को, लाल रंग जो है ये अमेरिका को, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है दोनों शामिल होते हैं। पीला रंग जो है ये एशिया को, और हरा रंग जो है ये यूरोप को जो है रिप्रेजेंट करता है, ऐसा जो है यहाँ पर माना गया है। वहीं यदि बात करें तो ओलंपिक रिंग जो है ये ओलंपिक खेलों की आधिकारिक जो है प्रतीक के रूप में शामिल है। और यह डिजाइन जो है वो लगभग 1913 में जो है बैरन पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा जो है बनाया गया था। कुबर्टिन ने ही जो है इसको पहली बार दिया था। दाईं ओर के छल्ले जो है 5 बसे हुए महाद्वीपों के मिलन और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की बैठक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है अंगूठियों के आकार जो है या अंगूठियों का जो उपयोग है इसमें पहली बार 1920 में बेल्जियम में जो है ओलंपिक खेलों में जो है शामिल किया गया था। अब अगर हम लोग अंत में बात करें कि वर्ष 2024 यानी कि पेरिस ओलंपिक के बाद जो है कहां पर होने वाले हैं, तो इसके बाद 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मिलान कोर्टिना यानी कि मिलान कोर्टिना डी अम्पेजो जो है इटली यहां पर होने वाला है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन वर्ष 2028 में जो है लॉस एंजल्स यानी कि यूएस में होने वाला है। और वहीं जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 का आयोजन जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और वहीं जो है भारत लगातार ये प्रयासरत कर रहा है कि उसके बाद जो 2036 का जो ओलंपिक खेल होगा वो भारत चाह रहा है कि वो जो है भारत में आयोजित हो, तो उस पर भी जो है लगातार निगाहें बनी हुई हैं। तो ये हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं भारत में ओलंपिक खेल जो है उसका क्या इतिहास रहा है। अब अगर हम लोग एक और करंट की न्यूज की बात करें तो साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा पीएम बनने जा रहे हैं।
साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के सबसे युवा जो है पीएम होंगे। और यदि हम लोग आयरलैंड की लोकेशंस की बात कर लें तो ये जो ब्रिटेन है, इस ब्रिटेन की जो वेस्टर्न साइड है यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पश्चिमी क्षेत्र में आपको जो है आयरलैंड एक जो है कंट्री नजर आ जाएगी। और यहां पर हमें ये जानना अनिवार्य हो जाएगा कि जो अल जजीरा की अभी रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मूल के जो 37 वर्षीय साइमन हैरिस हैं, ये जो है अब क्या होने वाले हैं, ये नए प्रमुख के रूप में जाने जाने वाले। और ये जो है फाइन गेल पार्टी जो है, इस फाइन गेल पार्टी के लिए जो है नेता के रूप में चुने गए हैं। ये समटाइम्स हमसे पार्टीज भी पूछ लेता है, तो फाइन गेल पार्टी जो है, इस फाइन गेल पार्टी के से जो है ये जुड़ने वाले हैं। और ये जो है आयरलैंड के सबसे युवा जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और इनसे पहले बात करें तो आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं पद पर, उनमें थे लियो वराडकर। लियो वराडकर ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद जो है साइमन हैरिस अब ये आयरलैंड के जो है नए पीएम के रूप में जाने जाएंगे। जैसा मैंने बताया, फाइन गेल पार्टी जो है, इस फाइन गेल पार्टी से जो है ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये एक और करंट अफेयर्स की न्यूज हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो जाती है। थोड़ा यदि इस पर विस्तार में चर्चा करें तो अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार हैरिस को जो है आयरलैंड गणराज्य के अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में जो है वोट दिया जाएगा, जिसे कि ताओसीज, ये जरूर याद रखना, जिसे कि जो है ताओसीज के नाम से जाना जाता है। और जब देश की संसद, आयरलैंड जो देश है उसकी जो संसद है उसको जो है ऑरेंज टास्क के नाम से भी जानते हैं। ऑरेंज टास्क जो है ये फाइन गेल के गठबंधन जो है सहयोगियों के समर्थन के कारण जो है 9 अप्रैल को एक बैठक होगी और इस बैठक में जो है यहाँ पर ये नाम जो है वो नामित फाइनल कर दिया जाएगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करें तो एक और अंत में न्यूज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप प्रोफाइल देख लीजिए, ये हैं प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी। और प्रोफेसर जयंत मूर्ति हैं, इनके नाम पर ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम जो है रखा जाएगा। क्षुद्र ग्रह यानी कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, एक एस्टेरॉइड जो है इनके नाम पर रखा जाएगा। और ये जो घोषणा हुई है, ये जो बात सामने आई है, ये आई है कहाँ से? दैट इज IAU से, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है, इन्होंने प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, जो कि वर्ष 2021 में अपनी सेवानिवृत्ति से पहले भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के, ये जो है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के जो है कार्यवाहक निदेशक के रूप में शामिल हो चुके थे। तो कार्यवाहक निदेशक के रूप में इनको जान सकते हैं प्रोफेसर जयंत मूर्ति जी को। देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये जो है वर्ष 2005 EX296 को, या इसको जो है 215884 जयंती मूर्ति के नाम के रूप में जो है इसको नामित किया गया। और ये घोषणा जो हुई है ये 18 मार्च को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा लघु निकाय नामकरण पर जो है अपने कार्य समूह के माध्यम से की गई थी। क्षुद्र ग्रह की बात करें जिसका नाम 215884 है, ये जो है जयंती मूर्ति की खोज वर्ष 2005 में जो है अमेरिका के एरिजोना में किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में MW बुई के द्वारा की गई थी। MW बुई जो है इन्होंने इस जो है क्षुद्र ग्रह की खोज की थी और इसका नाम जो है वो पराबैंगनी पृष्ठभूमि विकिरण का निरीक्षण करने के लिए नासा न्यू हॉराइजन्स साइंस टीम जो है उनके काम की मान्यता में जो है प्रोफेसर मूर्ति के नाम पर जो है रखा गया है। अब यदि हम लोग बात करें कि ये जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये वास्तव में हैं क्या, तो एस्ट्रॉइड्स आर ऑल्सो द सेलेस्टियल बॉडीज। एस्ट्रॉइड्स भी जो है सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि आकाशीय पिंडों के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो आकाशीय पिंड होते हैं ये कह लीजिए कि जो प्लैनेट्स हैं, और स्पेशली बात करें तो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें मिलती है वो मिलती है मार्स और जुपिटर के बीच में, यानी कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पूरी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। और ये भी कुछ क्या है, रॉकी पार्टिकल्स हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं चट्टान के जो है कण हैं, जो मूल रूप से, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि ये भी जो है चट्टान के कुछ कण हैं जो कि मूल रूप से कहां पर मिलते हैं, दैट इज इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। ये जो परिधि है वो जुपिटर की, ये वाली जो परिधि है वो मार्स की है, और इनके बीच में व्हाइट कलर के जो आपको दिख रहे हैं दीज आर द एस्ट्रॉइड्स। और ये अलग अलग हो सकते हैं। एस्ट्रॉइड खगोलीय पिंड होते हैं जो कि ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, और ये अपने आकार में जो है ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से जो है बड़े होते हैं। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो प्लैनेट्स से तो छोटे होंगे, लेकिन जो उल्काश्म उल्का पिंड या कॉमेट्स होते हैं उन कॉमेट्स से जो है बड़े होते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है खोजे जाने वाला जो पहला क्षुद्र ग्रह था उसका नाम सेरेस था, और सेरेस जो है 1819 में जो ग्यूसेप पियाजी है, इन ग्यूसेप पियाजी के द्वारा जो है इनको खोजा गया था, और इन्हीं के नाम पर जो है यह ग्रह जो है जाना जाता है। तो ये हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, दैट इज ऑफ द एस्ट्रॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं पर जो है बात करेंगे। आई होप कि आपको जो है ये
वीडियो समझ में आई है, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।